हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हूं क्लास 9 लाइफ साइंस वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर 3 है जैविक प्रक्रिया, जिससे हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सजेशन डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा ये क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे ही आपको देखने को मिलेगा 90% क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैविक प्रक्रिया चैप्टर 3 है ये, ठीक है। तो चैप्टर 3 है, लाइफ साइंस का चैप्टर 3 है। तो पहला क्वेश्चन से मैं क्या है, पहला एमसीक्यू, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न उप उत्पाद ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर एटीपी H2O या ग्लाइकोजन या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा H2O। उप उत्पाद के रूप में क्या होता है? H2O। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संबंधित कोशिकीय अंग कौन होते हैं? तो कोशिकीय अंग होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट ख। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन किस स्रोत से आता है? तो किस स्रोत से आता है? इसका आंसर हो जाएगा CO2 से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा होता है? पत्ता ही होता है। तो ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? तो लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना में होती है। ख हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक सेकेंड। हम्म तो नेक्स्ट हो जाएगा, देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अधिकांश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो अधिकांश अभिक्रिया कहाँ होगा? तो ये हो गया डार्क रिएक्शन, अंधकार का, सॉरी अधिकार नहीं, अधिक अंधकार है, ठीक है। तो अंधकार अंधकार का क्या हो जाएगा ये? अ, आपका स्ट्रोमा होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन में ग्रेना होता है। स्ट्रोमा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो स्ट्रोमा हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के निर्माण में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में मुख्य तत्व हो जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट, हरी पत्ती के किस उत्तक में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो हरी पत्ती के किस उत्तक में प्रकाश संश्लेषण होता है? मेसोफिल उत्तक में होता है। क इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोफिल उत्तक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट। ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी। तो मैग्नीशियम का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे मिट्टी से खनिज तत्व किस भाग द्वारा ग्रहण करते हैं? तो मूल रोम द्वारा ग्रहण करते हैं, रूट हेयर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट, पौधों के लिए आवश्यक पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्व कौन सा है? तो स्थूल माने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं। तो वो हो जाता है कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो एलिमेंट्स है? तो मैक्रो एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा इसमें? तो मैक्रो एलिमेंट्स हो जाएगा आपका पोटेशियम। ख हो जाएगा इसका सही आंसर पोटेशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो जोड़ा सही है वो आंसर हो जाएगा आपका ग, क्लोरोसिस, जो कि मैग्नीशियम से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, फूल गोभी में विप्टेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो किस तत्व की कमी से होता है विप्टेल? कैल्शियम की कमी से होता है। सॉरी कैल्शियम नहीं, यहाँ पर ही आपका मोलिबेडेनम, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। मोलिबेडेनम की कमी से होता है, कैल्शियम नहीं, ये कॉपर था, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों की कोशिका भित्ति की मध्य लेमेना के निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल जब भी आएगा मतलब कैल्शियम से ये होगा, इसका आंसर कैल्शियम होगा। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण में कौन सा तत्व भूमिका निभाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की भूमिका में पोटेशियम निभाता है, मतलब केलियम जिसको बोलते हैं के। नेक्स्ट, डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में पाया जाता है फॉस्फोरस। ग इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संरचना के निर्माण के लिए फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस का सबसे अधिक आवश्यकता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली बनाने में। नेक्स्ट,
प्रासरण के लिए किस प्रकार की झिल्ली आवश्यक होती है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्रासरण के लिए ग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी पौधे में परिवहन का मुख्य माध्यम क्या होता है? तो पौधों का जो मुख्य परिवहन का माध्यम होता है वो जल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट, पौधे मिट्टी से जल किस प्रकार ग्रहण करते हैं? तो पौधे मिट्टी से जल किस प्रकार ग्रहण करते हैं? तो मिट्टी से जल जब भी आएगा तो ऑस्मोसिस, ठीक है, प्रासरण, प्रासरण विधि से घ। नेक्स्ट, विसरण किसके अंतर के कारण होता है? तो विसरण जो होता है किसके अंतर के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा, आर्द्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता, सांद्रता, सॉरी, ग हो जाएगा इसका सांद्रता, ठीक है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन के कारण। निष्क्रिय अवशोषण में कौन सहायता करता है? निष्क्रिय शोषण में कौन सहायता करता है? तो ये हो जाएगा विसरण विधि द्वारा, विसरण और प्रासरण, ठीक है, ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विलेय अणुओं की मात्रा बढ़ने पर विसरण की दर क्या होती है? तो सॉल्यूट अणु की अगर मात्रा बढ़ता है तो विसरण की दर बढ़ती है हमेशा, ख हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सहायक विसरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमेशा याद रखना है, सहायक विसरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सहायक विसरण के लिए आवश्यकता होती है वाहक अणु, मतलब कैरी मॉलिक्यूल्स, कैरियर मॉलिक्यूल्स, जिसको विसरण के लिए सहायता प्रदान करता है जो। नेक्स्ट, तापमान और दाब बढ़ने पर विसरण की दर क्या होती है? तो बढ़ती है हमेशा। नेक्स्ट, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है सक्रिय परिवहन के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, तापमान की बढ़ने पर विसरण की दर क्या होती है? तो तापमान के बढ़ने पर विसरण दर बढ़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट, श्वसन मूल या नासिका मूल किस पौधे में पाया जाता है? तो ये सबको पता होगा, सुंदरी के पौधे में पाया जाता है, ठीक ना, श्वसन मूल। नेक्स्ट, पौधे के श्वसन अंग कौन कौन से हैं? तो पौधे के श्वसन अंग होते हैं, स्टोमेटा भी होता है, लेंटिकल भी होता है, क्यूटिकल भी होता है, मतलब सभी, इसका आंसर घ हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अवायवीय श्वसन करता है? तो इसका सही आंसर मोनोसिस्टस, ठीक ना, अवायवीय श्वसन करता है। नेक्स्ट, किस प्राणी में त्वचा का त्वचा मुख्य श्वसन अंग का कार्य करता है? तो इसका त्वचा किसके में कार्य करता है? मेढक, झींगा नहीं होगा, केचुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की उपापचयी प्रक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की उपापचयी प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा अपचयी, माने कैटाबॉलिक क्रिया, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विलेय अणु की मात्रा बढ़ने पर विसरण की दर क्या होती है? बढ़ती है, तो ग हो जाएगा इसका, बढ़ती है। नेक्स्ट, मगरमच्छ का श्वसन अंग कौन सा है? तो मगरमच्छ का तो त्वचा होगा नहीं, ट्रेकिया भी नहीं होगा, गिल्स तो होगा नहीं, मतलब ग इसका सही आंसर फेफड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, श्वसन अंग और वातावरण के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो श्वसन क्रिया कहते हैं, ये इजी था, कहा जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अतिरिक्त श्वसन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो अतिरिक्त श्वसन और ऑक्सीजन वायु से प्राप्त होता है, अधिकांशतः जो श्वसन ऑक्सीजन प्राप्त होता है वायु से। नेक्स्ट, जीवों में श्वसन कब होता है? तो जीवों में श्वसन हमेशा होता है, दिन रात सदैव, ठीक ना। नेक्स्ट, मानव श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो मानव श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई में होता है, ख हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कोशिका श्वसन में क्या उत्पन्न होता है? तो कोशिका श्वसन में उत्पन्न होता है CO2, नहीं एट, हाँ CO2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, का हो जाएगा इसका सही आंसर CO2। नेक्स्ट, श्वसन की विशेषता क्या है? तो श्वसन का विशेषता है कि ग एटीपी की तरह ऊष्मा उत्पन्न करना था, लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं करना, यही इसका विशेषता है। कोशिका में ऊर्जा किस रूप से संचित रहती है? तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, ख हो जाएगा इसका सही आंसर, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन पदार्थ नहीं है? इसमें से कौन सा श्वसन पदार्थ नहीं होगा? तो विटामिन, कोई भी श्वसन पदार्थ नहीं है, इसका ख सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी में वायवीय श्वसन क्यों नहीं होता? तो आरबीसी में वायवीय श्वसन इसलिए नहीं होता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, सभी प्रकार के श्वसन की सामान्य अवस्था कौन सी है? तो सामान्य जो नॉर्मल अवस्था होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन में 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 1 मोल ग्लूकोज से 686
के कैल ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मुक्त ऑक्सीजन किस प्रकार का श्वसन में आवश्यक होता है? तो वायवीय श्वसन में। ऑक्सीजन जहाँ से रिलेटेड होगा वो वायवीय श्वसन होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका सजेशन का, श्वसन के दौरान भोजन की स्थिति ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो हमेशा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगा। तो गतिज ऊर्जा कहाँ है? ये ग इसका सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा जो सजेस्टेड एमसीक्यू था। अब यहाँ से मैं कुछ अपने नोट्स से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी कुछ एमसीक्यू है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सारा ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा देख लीजिएगा। ये सारा 6 7 ऐसे करके 70 क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है HTO with R, इसी नाम से, उसमें जाके मैसेज करिएगा और मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, 100% इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो वो लोग लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लाता रहूँगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा। तो यहाँ से सारा देख रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रुक रुक के पढ़ भी सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। तो टोटल 30 सारा एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके चले जाइएगा एग्जाम में, सारा एमसीक्यू आपका अटेंड होगा। ये क्योंकि चैप्टर 3 बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोगों को पता ही होगा, लाइफ साइंस का सबसे बड़ा टॉपिक है चैप्टर 3। तो इसलिए क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा है इसमें, तो ये लेकिन सारा ही करना है आप लोग को। इन सारा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो टोटल आई थिंक 70 होगा, देख लेते हैं हम लोग। 52, ये 55, ये 56, 57 है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। 69, ये 70, अच्छा 74 क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन होगा, 79 क्वेश्चन है टोटल एमसीक्यू का। तो ये सारा एमसीक्यू आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद यहाँ मैंने कुछ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है यहाँ पे। तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, देख सकते हैं। तो एक बार इसे पढ़ के चले जाना है आप लोगों को एग्जाम में, सारा क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग अगर नए वीडियो में वो लोग चैनल पसंद आ रहा है, मैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग तक ये वीडियो मतलब पहुंच पाए सारा, मैं जो भी अपलोड करूंगा। रिक्त स्थान भी मैंने दिया है, यहाँ पे रिक्त स्थान भी है, सारा अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला था, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का कम से कम 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होने, अब इसके बाद 3 मार्क्स के आएंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है, ठीक है। तो ये सारा कॉपी हो गया है, ये डबल कॉपी है, ये गलत नहीं, ये सारा एमसीक्यू है। ये सब रिपीट मोड में क्वेश्चन है, ये गलती से कॉपी हो गया था डबल डबल बार। तो इतना सारा क्वेश्चन नहीं, टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2 बार कॉपी हो गया मेरे से। तो यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दे रहा। राल क्या है, मैंने रेजिन क्या है ये कर लेना आप लोग को। दूधिया रक्स जिसको लेटेक्स बोलते हैं क्या है ये कर लेना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं 3 मार्क्स में। प्रकाश निर्भर दशा जिसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, एवं प्रकाश निरपेक्ष दशा लाइट इंडिपेंडेंट फेज से क्या समझते हैं ये कर लेना है, और इसको मिटा देना है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फोटोलिसिस या हिल रिएक्शन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लेना आप लोग को, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये। नेक्स्ट फोटोलाइसिस क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है। केल्विन चक्र क्या है, कर लेना है। एसेंट ऑफ सेफ से क्या समझते हैं, वाष्पोत्सर्जन का आवश्यक क्षति क्यों कहा जाता है। फिर वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में 3 अंतर। फिर नेक्स्ट है ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से क्या समझते हो, ये भी, ठीक है। नेक्स्ट
श्वसन और दहन में 3 अंतर इंपॉर्टेंट है सारा 3 नंबर के लिए ये मैंने सजेस्ट किया। किण्वन क्या है? किण्वन भी देख लेना आप लोग को, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है श्वास श्वसन और एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में अंतर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईएमपी या ईएमपी पाथवे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्रेब्स चक्र और टीसीए चक्र क्यों कहा जाता है क्रेब्स चक्र को, ये कर लेना है। स्वपोषी और परपोषी में 2 अंतर, आरएच फैक्टर का महत्व लिखना है। बहुत कम क्वेश्चन मैंने लिया, टोटल 22 क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये सारा ही कर लेना है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और मैंने इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन को आप लोगों को दिखाया है इसमें। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म भी आता है, अच्छे से कर लेना, फुल फॉर्म भी मैंने बताया नीचे। विसरण प्राशन में अंतर, धमनी और सीरा में अंतर, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फुल फॉर्म कुछ है, फुल फॉर्म ये 6 फुल फॉर्म याद कर लेना। एडीपी का, एटीपी का, आरयूबीपी का फुल फॉर्म, पीजी है, टीसीएस, सीएसएफ का फुल फॉर्म से सीएसएफ ज़्यादा पूछा जाता है, एटीपी और एडीपी ज़्यादा पूछा जाता है, एनएडीपी। तो अच्छे से कर लीजिएगा। फिर 5 मार्क्स के देखिए क्वेश्चन जो है वो क्रेब्स चक्र को टीसीएस चक्र क्यों कहते हैं और इसका ब्लॉक आरेख डायग्राम बनाने बोलता है। एक टोटल 5 क्वेश्चन मैंने लिया है। दूसरा मानव शरीर के यकृत, तो यकृत और फेफड़े में त्वचा का अतिरिक्त उत्सर्जी अंग के क्या क्या भूमिका है, तो फेफड़ा, यकृत और त्वचा का उत्सर्जी अंग के बारे में पूछेगा भूमिका, वो कर लेना। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के घटकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की भूमिका का वर्णन करना है, ये भी। नेक्स्ट वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हो और एसेंट्स ऑफ सेल्फ जिसको रसोत्सर्ग से संबंधित डिक्सन और जॉली के सिद्धांत को समझाना, ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आरेख के माध्यम मैंने आरेख डायग्राम बनाना है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का आरेख डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, ये वाला आंसर आरेख डायग्राम इतना करना और बाकी इसके बारे में लिखना, तभी 5 नंबर मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट रक्त के घटकों में चार्ट में समझाना है, रक्त के जितना भी घटक होता है, ठीक है, तो वो सारा को यहाँ पे एक चार्ट में बनाना है। ये आंसर यहाँ हमारा खत्म सारा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इसी से आप लोग को देखने को सारा मिलेगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।